Question says, let us suppose you found an ancient typewriter that belonged to your great-grandfather. Let K1, K2, K3 all the way till Kn are n keys on the typewriter. It is given that the probability of correct letter getting printed on pressing any key is 0.75. You randomly select a key and press it twice. If both the times K3 got printed, then the probability that selected key was K3 is. Alright, so ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है. टॉपिक प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते ही काफी बच्चे ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं ये क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला है. अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है या फिर प्रोबेबिलिटी का टॉपिक से आपको डर लगता है, तो शायद आपने ये गलती कर दी कि प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को आपने एक मैथमेटिक्स का पार्ट सोच लिया है. नहीं सर, ये मैथ्स है ही नहीं. तो क्या है फिर? ये लॉजिक का पार्ट है. यहाँ पे शब्दों का जादू चलता है. यहाँ पे लैंग्वेज को क्रिएट करने में फोकस करना है आपको और लैंग्वेज से मैथमेटिक्स क्रिएट करना है. ठीक है. और लैंग्वेज से मैथमेटिक्स तो बड़े आसानी से आ जाता है, सबको पता है. जैसे मैं अगर बोल दूं कि एंड आए तो मल्टीप्लाई, और आए तो प्लस, ये सबको पता है. लेकिन आपको फोकस कहाँ करना है? लैंग्वेज को क्रिएट करने में, लॉजिक के साथ. ठीक है, ताकि हम लोग मैथमेटिक्स पे ला सके. ओके, सो आज के डिस्कशन में हम यही देखेंगे कि किस तरह हमको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही से हैंडल करना होता है और किस तरह हमको लैंग्वेज डेवलप करना होता है प्रॉपरली, ताकि हम बड़े आसानी से उसका मैथमेटिकल फॉर्म यूज कर ले. अगर आप इस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे डायरेक्ट बाकी मैथ्स के टॉपिक की तरह, नहीं आएगा आंसर. राइट, नहीं आता, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है ही नहीं, ये तो लॉजिक का पार्ट है. इस बात को एकदम ध्यान से समझ लो. चलो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है. फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना आप. मान लो 5 ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, 1 2 3 4 5, और मैंने बोल दिया कि इनमें से एक करेक्ट है. मान लो ये करेक्ट है. ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी मान लो आपका 0.4 है. फॉर एग्जांपल 0.4. ठीक है, तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.4. ओके, नाउ तो मैं अगर ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग दिस, आप बोलोगे सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन इज 0.4. तो 0.4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग. ओके, नाउ अगर मैं ये पूछ दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग दिस, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे का आंसर होता है 1 - 0.4 जो 0.6. रॉन्ग, ये आंसर गलत है. क्यों रॉन्ग हो गया आप समझना. जब मैंने बोला कि ये करेक्ट है और इस करेक्ट को चूज करने का प्रोबेबिलिटी 0.4, उसका मतलब बाकी चारों मिलके रॉन्ग का प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं. करेक्ट है, ये सही है तो बाकी चारों रॉन्ग है फिर, है ना. तो चारों मिलके जो 0.6 प्रोबेबिलिटी आ रही है वो चारों मिलके है. तो बस इसका अगर पूछूं तो क्या होगा? 0.6 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, इन चारों में वो 0.6 इक्वली बटा होगा. इक्वली ही क्यों बटा होगा? क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इसका फॉल्स होने का प्रोबेबिलिटी अलग 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 अलग. तो बाय डिफॉल्ट हमको समझना है कि अच्छा ये फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी इक्विप्रोबेबली होगी, है ना. ऑब्वियस सी बात है, चारों ऑप्शन को चूज करने वक्त आपकी कोई एक्स्ट्रा चॉइस थोड़ी थी, मतलब चारों इक्विप्रोबेबली है. तो इसीलिए चारों को मिला के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी 0.6. इसको सिलेक्ट करना मतलब इसकी वजह से रॉन्ग हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 डिवाइडेड बाय 4. समझ में आ रहा है बात? ओके, सो जैसे मैंने बताया इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये पूरा क्वेश्चन. ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो प्राइमरी बात थी मैंने आपको बता दिया. और अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया और नहीं बना आपसे, फिर सॉल्यूशन देखने आए हो, सो अभी वापस से एक बार ट्राई करो, देखना इस बार शायद बन जाए. ठीक है, एक बार जरूर ट्राई करना आप. ओके, चलो तो मैं शुरू करता हूं इसको सॉल्व करना. चलो क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है इफ both the time K3 got printed, then the probability that selected key was K3 is. ठीक है, सिचुएशन की बात करो तो है क्या, आपके पास टाइपराइटर पड़ा है जिसपे n कीज है, K1 K2 करके n कीज है. करेक्ट है. तो क्या किया आपने? कोई भी रेंडमली कोई की सिलेक्ट किया और प्रेस कर दिया 2 बार. सो जिस भी की को आपने सिलेक्ट किया होगा उसको प्रेस करके एग्जैक्टली वही वाला छपे, उसका प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी 75% है, या फिर यहाँ पे 0.75 लिखा है. ठीक है, उसका मतलब ये आपके लैपटॉप की तरह काम नहीं करेगा. ए प्रेस किया तो ए आया, बी प्रेस किया तो बी आया. अरे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का है, ग्रैंडफादर का भी नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर का है.
सो ऑब्वियसली तो कुछ गड़बड़ होगी। तो वही बोला है कि प्रेस करोगे, मान लो ए प्रेस किया, K1 K2 बोला है, मान लो फॉर एग्जांपल ए प्रेस किया तो यही छपेगा, ऐसा गारंटी नहीं है, इसका बस 0.75 प्रोबेबिलिटी है, मतलब कुछ और भी छप जाए ये भी पॉसिबिलिटी है। करेक्ट है ना? तो यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है कि आपने सिलेक्ट किया और दबा दिया, क्या सिलेक्ट किया पता नहीं, और सिलेक्ट किया और दबा दिया, छपा क्या K3 K3। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने K3 ही सिलेक्ट किया था, ये पूछा है ना। सो यहां पे आप एक बार को नोटिस करो तो सेंस ऑफ रिवर्स है, राइट। सो सेंस ऑफ रिवर्स का मतलब क्या है, देखो यहां पे कोई की है जिसको आपने सिलेक्ट किया था, ठीक है, जो भी की है पता नहीं क्या है, और दबाया तो क्या हुआ, K3 K3 दो बार दबाया तो दो बार K3 K3 प्रिंट हुआ। आपको पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो सिलेक्ट किया था वो K3 ही था। सेंस ऑफ रिवर्स दिख रहा है आपको, है कि नहीं, सेंस ऑफ रिवर्स साफ दिख रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में ये सेंस ऑफ रिवर्स आए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सेंस ऑफ रिवर्स दिखे आपको, तो आपको समझ जाना है ये बेस थ्योरम से बनेगा, ये क्वेश्चन बेस थ्योरम से बनेगा, ठीक है। सो ये वाला सेंस ऑफ रिवर्स आपको पहचानना पड़ेगा पहले। ओके चलो, सो हम समझ गए कि ये सेंस ऑफ रिवर्स तो है, डेफिनेटली है, तो ये बेस थ्योरम से बनेगा, ठीक है। सो बेस थ्योरम, मैंने नाम बोलते ही बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला याद रखते हैं बेस थ्योरम का उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, ये प्रोबेबिलिटी मैथ्स नहीं है कि आप मैथ्स की तरह फॉर्मूला लाके डाल दो इधर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज को डेवलप करना होगा, ठीक है। तो आप मेरे ध्यान से देखना, आप अटेंटिव हो जाओ कि किस तरह मैं लैंग्वेज को डेवलप करूंगा, ठीक है। और एक और बात, जब भी आपने आइडेंटिफाई किया कि क्वेश्चन बेस थ्योरम से बनेगा तो बेस्ट तरीका क्या है, आप ट्री मेथड यूज करो। अगर आपको ट्री मेथड नहीं पता किसके बारे में बात कर रहा हूं तो वो तो मैं दिखाऊंगा आज, लेकिन जिनको पता है उनको बोल रहा हूं कि आप हमेशा ट्री मेथड ही यूज किया करो, ठीक है, वो बेस्ट है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन या फिर बेस थ्योरम क्या कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ट्री मेथड से ही बनाने की कोशिश करो। ट्री मेथड कुछ और नहीं, आप डायग्राम वाइज चीजों को लॉजिकली समझते हो, डायग्राम वाइज इस पे एक ट्री की तरह बनाते चलते हो, ठीक है। मैं दिखाता हूं, चलो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले तो आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट वाला बक्सा बना लो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो स्टार्ट वाला से ही शुरू करो, ठीक है। ऑलराइट, चलो मैं सही से लिख लेता हूं, स्टार्ट। ऑलराइट, नाउ अब क्वेश्चन की बात करते हैं, हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना इसको। इस एक क्वेश्चन की मदद से मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको किस तरह सोचना है वो आ जाए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस क्वेश्चन के बाद आपके सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बन जाएंगे, वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि आज के वीडियो के बाद आपको ये तो समझ में आ जाए कि किस तरह एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरह अप्रोच करना है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। बाकी तो आप हैंडल कर ही लोगे, राइट। ओके चलो, इस क्वेश्चन की बात करें तो है क्या, सामने एक टाइपराइटर पड़ा है जिसपे n कीज हैं। अब क्या क्या हो रहा है, एक्शंस पे ध्यान दे। अब क्या किया आपने, सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट करने में प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेटली है। आपने एक सिलेक्ट किया, एन के एन नहीं सिलेक्ट किया, राइट, सारे को नहीं सिलेक्ट किया, आपने एन में से किसी एक को सिलेक्ट किया, उस पर डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी आएगा। और जब भी चीजें प्रोबेबिलिटी आएगा इस तरह जब समझ में आता है तो उसको हम लोग टी डायग्राम में लिख लेंगे, ठीक है। और चलो, तो क्या है, अभी सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो चलो देखते हैं। तो सामने क्या रखा है आपका, K1 की, K2 की, ये K3 ऑल द वे टिल Kn, ठीक है, इस तरह कीज रखे हैं और आपने सिलेक्ट किया इनमें से कोई एक। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने K1 सिलेक्ट कर लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने K2 सिलेक्ट कर लिया, या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने K3 सिलेक्ट कर लिया, या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने Kn सिलेक्ट कर लिया। यहां पे मैंने एक वर्ड बोला है बीच में, या फिर, वो एक की वर्ड है जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो और बन जाता है ना, और आएगा तो मतलब इधर प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिक्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस आएगा, करेक्ट है। फिर जब कंटिन्यूएशन सेंस आए, मतलब फिर बोलो, उसके बाद फिर उसके बाद इस तरह का वर्ड आएगा तो समझ जाना ये तो एंड वाला कीवर्ड है, राइट। एंड या फिर देन, दोनों एक ही है, एंड या फिर देन, तो मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन बनेगा,
करेक्ट है। इन सब कीवर्ड्स को आपको पकड़ के चलना है। देखो मैं लैंग्वेज किस तरह क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, लैंग्वेज इस तरह क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हम लोग कीवर्ड्स को फिट कर सके सही जगह पे। ओके, ऑलराइट, चलो ना बात करते हैं। तो सामने एन की रखा है, किसी उनमें से रैंडमली किसी एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो किसी एक की को सिलेक्ट कर रहे हो एन में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1/n। अगर 3 की होते तो क्या करते हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनीवन? तो 1/3 है कि नहीं, यही प्रोबेबिलिटी है। तो n की है तो वही लगेगा ना, 1/n। उसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग की K1 इज 1/n। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग K2? वो भी 1/n। हर कोई इक्वली प्रोबेबल होगा, है कि नहीं? किसी K1 को सिलेक्ट कर लो, K2 को सिलेक्ट कर लो, Kn को सिलेक्ट कर लो, किसी को भी सिलेक्ट कर लो, सबकी प्रोबेबिलिटी तो इक्वल होगी। और कितना होगा? 1/n। ठीक है, इक्विप्रोबेबल है, इस बात को समझना जरूरी है आपको। इक्विप्रोबेबल है तो ये भी 1/n, ऑल द वे टिल Kn तक ये 1/n, सबका प्रोबेबिलिटी 1/n। ओके, हो गया। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब क्या किया आपने? उसको 2 बार प्रेस किया, 2 बार प्रेस किया। ओके, सो प्रेस करते पे कोई प्रोबेबिलिटी लगती है क्या? नहीं, उस पर क्या प्रोबेबिलिटी? उस पर तो एक्चुअली आपने प्रेस किया, उस पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, राइट? वो तो डिटरमिनिस्टिक प्रोसेस है, आपने प्रेस कर दिया, ओके, हो गया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं आई तो उसको हम लोग यहाँ पे डिपिक्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेस करने के बाद क्या हुआ? K3 छपा, है ना, जो पेपर होता है उस पर K3 छपा। तो K3 छपने में कोई प्रोबेबिलिटी है? डेफिनेटली है। कोई भी की चूज करो, मान लो आपने K3 सिलेक्ट किया था, अगर उसको दबाया और K3 छपा, उस पर भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, वो 100% नहीं है, वो डिटरमिनिस्टिक नहीं है, राइट? यहाँ पे बोला है 0.75%। आ गया प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम लोग अपने टी डायग्राम पे इंकॉर्पोरेट करेंगे। चलो तो ड्रॉ करते हैं। ये K3 2 बार है तो मैं 2 बार वाला इसी पे लिख लेता हूं। तो K3 प्रिंटेड। ओके, परफेक्ट। तो ये आया हम लोग का K3 प्रिंटेड, ठीक है। अब चलो एक एक करके बात करते हैं। मैं शुरुआत K3 से करता हूं। मान लो अगर आपने K3 सिलेक्ट किया होता, अगर, ठीक है, अगर, पता नहीं हम लोग ने क्या सिलेक्ट किया है, अगर आपने K3 सिलेक्ट किया होगा तो K3 ही छपा होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या? 0.75, मतलब 3/4। शाबाश, हो गया। लेकिन 2 बार था, उसके बाद आपने प्रेस किया, K3 छपा, फिर प्रेस किया, K3 छपा, फिर मतलब इंग्लिश में एंड होता है, मतलब मैथमेटिक्स में जाके मल्टीप्लाई, करेक्ट है। मुझे पता है मैं एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं, लेकिन ऐसा बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको भी इसी तरह बच्चों की तरह सोचना है, यही तो है लॉजिक। लेकिन आप लोग क्या करते हो? मैथमेटिक्स लगाते हो, फॉर्मूला लेके आते हो, डाल देते हो। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? लगा लो और नहीं, कभी नहीं आएगा आंसर। कैसे आ जाएगा आंसर? क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट ही नहीं है ये। इस तरह आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और चलो वापस से शुरू करते हैं। आपने K3 मान लो, या शायद आपने K3 सिलेक्ट किया, उसके बाद का प्रोसेस है। K3 को दबाया, K3 छपा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, फिर मतलब मल्टीप्लाई आया, वापस से दबाया, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, K3 छपा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप एकदम होलिया करके बोल रहा हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, समझ लेना है, और प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए इसी अप्रोच के साथ आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। और चलो तो 3/4 इंटू 3/4 मतलब स्क्वायर लिख लेता हूँ। चलो हो गया। तो ये कहानी हुई K3 सिलेक्ट करने की। और चलो लेकिन अगर आपने K1 सिलेक्ट किया होता और K3 छपा, ऐसा हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अगर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है, मतलब कोई भी की को प्रेस करो रॉन्ग भी हो सकता है, और रॉन्ग होके K3 छप सकता है। छप सकता है कि नहीं छप सकता? ओके, तो मतलब K1 सिलेक्ट करोगे, शायद K3 छप जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कितना है वो पॉसिबिलिटी? अब बात करते हैं, राइट नाउ। कितना होगा? ये 1 - 3/4 ऐसे लिख दो क्या? ना, गलत। क्यों गलत? क्योंकि बस K3 तो छपा है, गारंटी है, लेकिन वो बस एरोनियसली, बस K1 की वजह से नहीं, K2 की वजह से भी हो सकता है, K3 की वजह से भी हो सकता है, Kn की वजह से भी हो सकता है। मतलब जो एरर है 1 - 3/4, वो बस एक की का नहीं, सारे रॉन्ग वाले जो की कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सारे, मतलब K3 को छोड़ के सारे कितने हैं? n-1, वो n-1 सारे मिलके 1 - 3/4 मतलब 1/4, ये सारे को मिला के। इसका मतलब बस K3 का बात करें तो जब मैं शुरुआत में एग्जांपल दिया था उसी को यूज करके बोलेंगे कि ये डिवाइडेड बाय n-1, क्योंकि
K3 तो करेक्ट वाला देगा, रॉन्ग वाला प्रोबेबिलिटी बाकी K2 K1 K2 ऑल द वे टिल Kn, है ना, K3 को छोड़ के, मतलब n-1, इसीलिए डिवाइडेड बाय n-1. एग्जैक्टली सेम एग्जांपल जो मैंने शुरुआती में बोला था. ओके, तो 2 बार हुआ है तो लास्ट टाइम की तरह वही है. फिर तो मल्टीप्लाई करना है ये 1/4 इंटू n-1, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो स्क्वायर आएगा. तो ये इसको लिख लेता हूं मैं, ये 1/16 n-1 स्क्वायर हो गया. सिमिलरली K2 अगर सिलेक्ट किया होता और K3 छप सकता है क्या? छप सकता है. कितने प्रोबेबिलिटी के साथ? एग्जैक्टली है ना, बाकी सब सेम होगा, आपको बार बार करने की नीड नहीं है. चलो मैं भी लिख लेता हूँ, ये 16 n-1 स्क्वायर क्यों लगा, मतलब 1/4 डिवाइडेड बाय n-1 एक बार के लिए, 2 बार के लिए स्क्वायर आ गया. तो आप समझ गए. चलो मैं बाकी कर लेता हूँ आगे. ये इसी तरह K3 के लिए नहीं, बाकी सब के लिए ऑल द वे टिल Kn के लिए यही आएगा, राइट. तो लिख लेता हूँ ये 1/16 n-1 स्क्वायर हो गया. चलो अब बढ़ते हैं. अब पूछा क्या है उस पर ध्यान देते हैं. पूछा है probability that K3 was selected given that K3 was printed. ठीक है, probability that K3 was selected given that K3 printed, या फिर चलो मैं K3 printed बोल देता हूँ, 2 बार है ना, इधर लिख देता हूँ K3 printed. ऑलराइट, तो K3 printed तो है, पक्का है. तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट K3 वाज सिलेक्टेड. जब यही बेस थ्योरम का सेंस है ना, मैंने बात कर चुका है. चलो जब ऐसा हो तो देखो, इस 3 डायग्राम तो रेडी है, तो आप वो वाला पाथ देखो. ये देखो कौन सा पाथ है, ये रहा. K3 गॉट प्रिंटेड, यहां से शुरू करेंगे. K3 गॉट प्रिंटेड तो हो गया, वो गिवन दैट K3 गॉट प्रिंटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट K3 वाज सिलेक्टेड, ये वाला पाथ है. तो यहाँ पे रुकना नहीं है, पूरा ऑल द वे टिल स्टार्ट तक जाना है, मतलब ये दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लेना है. ठीक है, मतलब ये हुआ, फिर ये हुआ, उससे पहले भी हुआ था ना, ये देन का कंटिन्यूएशन सेंस है. K3 को तो पहले सिलेक्ट किया था ना, उसके बाद ये हुआ था, तो उल्टा भी जाओ तो एकदम शुरुआत तक जाना है. मेक सेंस? ओके, तो उसका मतलब ये है कि अब बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हाँ बेस थ्योरम ही लगेगा, आप इसको पहचान जाओगे. लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड जब फॉर्मूला है डायरेक्ट कैसे लगाओगे तो मजा नहीं आएगा, फिर रॉन्ग होने के बहुत चांसेस है, या फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरह उसको यूज करें. तो ठीक है, तो जैसे मैंने बताया उन दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो, तो 3/4 स्क्वायर इंटू 1/n. 3/4 स्क्वायर मतलब 9/16 इंटू n हो गया. डिवाइडेड बाय होता है टोटल प्रोबेबिलिटी. अभी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है बात करते हैं. अगर मैं ये क्वेश्चन में बोलता कि आपने K3 ही सिलेक्ट किया है, कंफर्म है कि K3 सिलेक्ट किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट K3 वाज प्रिंटेड, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, K3 सिलेक्ट किया, उसके बाद K3 प्रिंट हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना. तो ये वाला सेंस यहाँ पे इस टी डायग्राम में कौन सी बात हो रही है, मतलब ये K3 वाज सिलेक्टेड, K3 गॉट प्रिंटेड, है ना. सो ये वाला प्रोबेबिलिटी, और यही प्रोबेबिलिटी आप जब निकालोगे तो यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है. ठीक है, तो PT लिख लेता हूं मैं, टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, अब ध्यान देना. K3 गॉट प्रिंटेड, तो क्या बस K3 की वजह से ही, K3 की वजह को दबाने से ही प्रिंट होता है? नहीं, K1 को भी जमाने से शायद प्रिंट हो जाए, तो सारा इनकॉर्पोरेट करना होगा. आप ध्यान से देखना, K1 वाज सिलेक्टेड, एक एक करके देखेंगे. शायद मे बी K1 वाज सिलेक्टेड विथ प्रोबेबिलिटी 1/n, देन मल्टीप्लाई K1 वाज प्रेस्ड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी, प्रेस का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं था, देन आया इसलिए मल्टीप्लाई, एंड K3 गॉट प्रिंटेड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी, ये 2 बार K3 गॉट प्रिंटेड, तो 2 बार है तो 1/16 वाला लिख लेंगे, तो 1/16 n-1 स्क्वायर. क्लियर है? या फिर और मतलब ये प्लस, देख रहे हैं आप किस तरह मैथमेटिक्स पे लैंग्वेज से मैथमेटिक्स आ रहा है. या फिर प्लस आया, K2 वाज सिलेक्टेड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी 1/n, एंड K3 गॉट प्रिंटेड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी, देन K3 प्रिंटेड, देन आया तो मल्टीप्लाई, ये 1/16 n-1 स्क्वायर. पकड़ा? ओके, परफेक्ट. और बाकी K3 के लिए चलो मैं इसका सामने लिख लेता हूं क्योंकि वो डिफरेंट है बाकी उससे. K3 के लिए या फिर और, चलो यहां लिखता हूं, उसके सामने लिखूंगा क्योंकि यहां पे इसलिए प्लस लिख लिया मैंने. या फिर K3 गॉट सिलेक्टेड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी 1/n, देन K3 गॉट प्रिंटेड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी 3/4 स्क्वायर, मतलब 9/16. करेक्ट है? और
and K4 got selected. With what probability? Exactly same. Kn got selected. With what probability? With the same, right? Exactly same expression आएगा, इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दिया. कितने टाइम? देखिए ये वाला K3 तो हटा के बाकी कितने टाइम? n-1 टाइम्स, करेक्ट? n-1 टाइम्स. ये प्लस प्लस एस आएगा n-1 टाइम्स, करेक्ट है. चलो अब pt निकाल लेते हैं हम लोग. तो इधर pt इज इक्वल्स टू ये 9/16n, और इधर यहाँ से मैं ये वाला कॉमन ले लूँ, अगर 16n n-1 स्क्वायर, इन सब से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 1 + 1 + सब इक्वल है ऑल द वे टिल n-1 टाइम्स. आया? अब 1 को 2 बार ऐड करोगे तो 2 आएगा, 10 बार ऐड करोगे तो 10 आएगा, n-1 टाइम ऐड करोगे तो n-1 आएगा, करेक्ट है. तो इसका मतलब ये टर्म n-1 आया. ठीक है. अब देखो कोई कैंसिलेशन हो रहा है क्या? डेफिनेटली हो रहा है. ये रहा और इसका स्क्वायर गया, हटा लेते हैं ये पे, तो ये बचा. ठीक है. तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं. ये 1/16n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा आपका 9 + 1/n-1, करेक्ट है. तो ये आपका पीटी है. ठीक है. ये आपका पीटी है जिसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे. कहाँ पे पुट करेंगे? ये रहा टोटल प्रोबेबिलिटी. हाँ, पीटी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी था. चलो तो पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है. तो ये ऊपर में 9/16n है और यहाँ पे ये 1/16n इंटू 9 + 1/n-1 हो गया. तो यहाँ पे 16n गया, उड़ा देता हूँ मैं, हटा देता हूँ. तो चलो ये हो गया. अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 9n - 9 और ये n-1 ऊपर गया, ये n-1 ऊपर गया, और ये 9n - 9 + 1 ऑब्वियसली ये 9n - 8 आया. हो गया, खत्म. ठीक है. देखते हैं ऑप्शन में रेडी है क्या ये, नहीं तो थोड़ा सा और अरेंज करना पड़ेगा. देखते हैं ये ऑलरेडी है क्या. हाँ ऑलरेडी है. ऑप्शन सी देखो सर, ये रहा, यही है, यही तो मिला था. 9 × n-1 डिवाइडेड बाय 9n - 8, ये रहा. ठीक है. तो ऑप्शन सी करेगा. ठीक है. तो इस तरह आपको सोचना है. ठीक है. बड़ा ही आसान है. तो अब आप एक काम करो, अगर आपके नोट्स पे काफी क्वेश्चन बना रखे हैं आपने प्रोबेबिलिटी के, तो सारे क्वेश्चंस को इस अप्रोच के साथ सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप ऐसे ही करते हो तो बहुत बढ़िया. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाओ, लेकिन इस बार अप्रोच ये लॉजिकल रखना है आपको. ठीक है. तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बार ट्री डायग्राम बनाओ, अच्छा है, हर बार ट्री डायग्राम बनाओगे तो बेटर है, लेकिन वो आपकी चॉइस है. ठीक है. ट्री डायग्राम बनाओगे तो बेटर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है. देखो जैसे मैंने एक एक करके क्या क्या लिखा है, मैंने सब कुछ आपको समझाया, मैंने लिखा ही क्यों. ठीक है. बच्चे क्या करते हैं, जिनको ट्री डायग्राम पता भी है, उसको याद कर लेंगे, अच्छा ऐसा करना है, वैसे करना है, ऐसा करना है. अरे स्टेप नहीं फॉलो करना है, लॉजिक में कहां से स्टेप आ जाएगा सर. ठीक है. लॉजिक तो आपको डेवलप करना होता है, इस तरह आपको सोचना होता है. हाँ, आपको ये समझ है कि हाँ ट्री डायग्राम बनाना है, तब आप हैंडल कर लोगे. थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन बनाओगे प्रोबेबिलिटी का, जो आपने ऑलरेडी बना चुके हैं उसी को बनाओ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अप्रोच ऐसा. ठीक है. देखना आपको काफी इजी लगेगा और प्रोबेबिलिटी का दर जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डोज में. थैंक यू. ऑलराइट. तो आज 10 जनवरी है और इसी के साथ डेली डोज सीजन 1 का एंड हुआ. अगर मैं आपको बताऊं तो ओरिजिनल प्लानिंग 31 जनवरी तक का था, लेकिन सिंस डेली डोज में काफी कुछ नया है जो यूजुअली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, और जो इस बार गेट लिख रहे हैं उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है कि वो नई नई चीजें सीखे जनवरी के टाइम. तो इसीलिए मैंने 10 जनवरी को ही एंड कर दिया. और इसी वजह से अगर आपने नोटिस किया होगा तो ईडीसी का और डिजिटल का एक भी क्वेश्चन नहीं डल पाया, और कंट्रोल्स का भी 2 ही क्वेश्चन डल पाए. ईडीसी तो मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, प्लानिंग में चेंज की वजह से ऐसा हो जाता है. लेकिन अभी तो डेली डोज सीजन 1 का ही एंड हुआ है. अच्छी बात यह है कि अब इसी के साथ सिंगुलैरिटी ऑनलाइन आ चुका है, एंड आई हैव सो मच टू शेयर विद यू. सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब सिंगुलैरिटी ऑनलाइन आ चुका है. अब बहुत कुछ होने वाला है. अगर आप आने वाले सालों में गेट लिखने वाले हो, गेट 2023-2024, तो आप बहुत ही एडवांटेज उठाओगे. तो क्या मैं कोई ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है.
वो तो चलो सभी लोग हाथापाई कर ही रहे हैं, लेकिन सिंगुलैरिटी इज अबाउट नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, जब टाइम आएगा आपको पता चल ही जाएगा। वैसे आपका अभी बुक क्वेश्चन बैंक तो बन ही रहा है, और भी बहुत कुछ। और वो जो क्वेश्चन बैंक बन रहा है वो कुछ ऐसा वैसा क्वेश्चन बैंक नहीं, वो कुछ ऐसा है जो देखने वाले देखते रह जाएंगे। देखना, हो सकता है कि आपने सिंगुलैरिटी के बारे में पहले कभी ना सुना हो, क्योंकि हम लोग पहली बार ऑनलाइन आ रहे हैं। सो मैं आपको बताते चलूं कि सारे कोचिंग सेंटर एक तरफ, सिंगुलैरिटी एक तरफ, ऐसा ही है। ये मैं नहीं बोलता, ये सभी जो सिंगुलैरिटी को जानते हैं, पहचानते हैं, सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं। अरे मैंने तो उनसे जाना है ये बात, लेकिन फिर भी बस बोलने से नहीं होता, प्रूव भी करना पड़ता है। तो अब सिंगुलैरिटी ऑनलाइन आ चुका है, तो हम जल्दी प्रूव भी कर देंगे। डेली डोज सीजन 1 मेरी पहली कोशिश थी, और मैंने पूरे सिंसियरली डेडिकेशन के साथ ये ट्राई किया है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आई होप आपने डेली डोज का भरपूर फायदा उठाया होगा। आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, मुझे बताना कि आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है, मुझे जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप इस बार गेट 2022 लिख रहे हो तो मेरे दिल से दुआ है आपके लिए कि आपको गेट पे अच्छा सा नंबर आ जाए, अच्छा सा रैंक आ जाए, और आपको गेट के थ्रू जो भी चाहिए इसी बार जल्दी जल्दी मिल जाए। मेरे दिल से दुआ है आपके लिए। हाँ, एक और बात, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। हो सकता है कि गेट पोस्टपोन हो जाए, लेकिन ऐसा होने का चांसेस बहुत ही कम है। इस भरोसे में मत बैठ जाना, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 2020 की बात जब कोरोना पूरे पीक पे था पूरे देश पे, तब भी एग्जाम कंडक्ट करा दिया था IIT ने ना, बच्चों को पीपी किट पहना पहना के एग्जाम दिलवाया था, याद है। तो इस भरोसे में बिल्कुल मत बैठ जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि गेट पोस्टपोन हो जाए। होना चाहिए क्या? डेफिनेटली होना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, ट्विटर में हैशटैग चला के हंगामा करके कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नाक कान मुंह सब कुछ बंद कर लो, मीडिया से पूरा कट ऑफ हो जाओ और अपना प्रिपरेशन में फोकस करो, और मान के चलो 6 तारीख को ही एग्जाम होगा। और अगर पोस्टपोन हुआ तो आपको पता चल जाएगा, IIT खुद बताएगा आपको, ठीक है। या फिर आपका घर में भाई बहन है, भैया दीदी हैं, लगा दो उनको काम में, ठीक है, वो लोग चेक करते रहेंगे और हुआ तो बता देंगे, ठीक है। आप अपने को आइसोलेट कर लो मीडिया से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पोस्टपोन नहीं किया, जो होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, तो काइंड ऑफ हंगामा होने वाला है, ठीक है। सब लोग बोलने लगेंगे, हंगामा तो आपको पता ही है किस तरह होता है, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में सब लोग हंगामा कर देते हैं, हैशटैग चलाते हैं, जो भी है। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होता तो मैं खुद बोलता, ठीक है, आप भी आ जाओ, करो, हेल्प करो, ऑफ कोर्स नहीं, जो सही कॉज है उसके लिए तो फाइट करना चाहिए। लेकिन आप जो भी करोगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लिख लो मेरे बात। अगर आप ये सोच रहे हो ट्विटर में हैशटैग चला के, इंस्टाग्राम में हैशटैग चला के काम बन जाएगा, ना, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है। वो IIT के प्रोफेसर हैं, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल के लोग हैं, वो हो सकता है मोस्ट ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो ट्विटर इंस्टाग्राम पे है भी नहीं, ठीक है। क्या होगा, हाँ ये है कि अगर हम लोग एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्रोच करें तो शायद बात बन सकती है, वो हम लोग का काम है। यहाँ में स्टूडेंट का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप नाक कान मुंह सब बंद कर लो। 6 तारीख को ही होगा मानो, अब प्रिपेयर करो, और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना है, ठीक है। सर्दी जुकाम बिल्कुल भी नहीं होने देना। मैं समझता हूँ ये विंटर का टाइम है तो सर्दी जुकाम ऐसे ही हो जाता है, लेकिन आपको बचना है, ठीक है, क्योंकि इसी को कोरोना का लक्षण माना जाता है ना, तो कोई रिस्क नहीं ले सकते आप इसकी वजह से, ठीक है। सो प्लीज़ बी अवेयर, अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखो, एकदम बचा के चलो, बाहर नहीं घूमना, जाना भी है गर्म कपड़े पहन के घूमना, और मफलर हमेशा लगा के रखना, ठीक है, वो बहुत ही काम का चीज़ है। मफलर जानते हो ना, जो गले पे लगता है, माथे पे लगता है, कान को ढकना है, वो सब प्रिकॉशन लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि मान लो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, मस्त पढ़ाई कर रहे हो, पूरा प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपको सर्दी हो गया, अब पता चला कि आपको कोरोना वाले लेके चले गए। आप लोग इतने बड़े तो हो ही गए हो कि इतनी समझदारी रखते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। इस वक्त लैब टूट गया अगर, तो बहुत ही मुश्किल होगा वापस से पिक करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा सावधान हो जाओ, मीडिया से हट लो, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा आपको ही, ठीक है, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो आप
कुछ भी नहीं कर पाओगे, एनीवे कुछ भी नहीं कर पाओगे, सब लोग यूनिटी मिला के भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इस सबसे कुछ बात नहीं बनती है, प्रॉपर चैनल से ही बात बनती है। तो वो हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे, कोशिश मैं जरूर करूंगा, ठीक है। अगर देखते हैं पोस्टपोन कर दिया तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे। आप आइसोलेट होके रहना, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का काम है, हम जरूर करेंगे, जरूर कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो चलो फिर आप जरूर अपने पे फोकस करो, इतना तो समझदार हो ही, आई होप आप इतनी समझदारी तो रखते हो, है ना। चलो पूरा फोकस कर, अपने पे फोकस करो, ठीक है। अभी ये टाइम नहीं है यूनिटी दिखाने का, इमोशनल होने का टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यूनिटी दिखा के कुछ होता तो मैं खुद बोलता, लेकिन नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है। चलो तो आप पूरी तैयारी करो, ठीक है, अपने पे फोकस करो। और अगर आप आने वाले सालों पे गेट लिख रहे हो तो स्टे ट्यून्ड। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं उसी से सारे अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डेली डोज के ब्लॉग साइट पे कहीं भी आपको बटन दिख जाएगा ज्वाइन करने का, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आई हैव सो मच टू शेयर विद यू। चलो इसी के साथ डेली डोज सीजन 1 का एंड हुआ, लेकिन दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। माई मिशन इज टू पॉलिश यू till you shine and then present you to the nation.